एवरीवन एंड गुड इवनिंग। हाँ जी, लाइव आ जाइए, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके, प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है। तो ब्लैकआउट आ चुके हैं राजेश कुमार, आर्यन चौधरी, शांतनु कुमार, पंकज, उत्तम वर्मा। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, प्लीज कमेंट करके बताओ कम वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपना चैप्टर स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, नहीं बता रहे यार तुम लोग तो। योगेंद्र यादव, ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अनमोल, यस मैम, ठीक है। चलो फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, आज क्लास की टाइमिंग चेंज हुई ना, आज और कल थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग चेंज होगी, परसों से आपके बैच में जो टाइमिंग है वही आपकी रहेगी, है ना। चलो, तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था। फोर ब्रेन को हमने अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से बटा हुआ होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर हमने हिंड ब्रेन पढ़ लिया था। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, तो आप बताओगे पोन्स, मेडुला, और तीसरा कौन सा था अपना, सेरेबेलम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है थैलेमस। थैलेमस ने क्या काम किया था, जरा कमेंट करके बताओ। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का थर्मामीटर भी कहलाता है, बिकॉज ये हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और अब तीसरा जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेरेब्रम के। चलिए फिर लिखिए, लास्ट ब्रेन का पार्ट बचा है, उसके बाद अपना ब्रेन वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चल, ओके, साउंड वगैरह सब ठीक है, मैम ठीक किए, मैथ देख लिया आज हमने। अरे मैच वैच कम देखा करो, पढ़ाई वढ़ाई करा करो। चलो लिखो, हमने लास्ट क्लास छोड़ी सेरेबेलम पे, सेरेबेलम, सेरेब्रम के ऊपर, सेरेबेलम नहीं सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। और ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि ये लार्जेस्ट सब पार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लो, इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। यानी कि जितने भी आपने ये सब पार्ट पढ़े ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम के बाद आपने पढ़े हैं आपने पढ़ा है सेरिबेलम, आपने पढ़ा मेडुला, आपने पढ़ा पोन, सब में सबसे बड़ा यही होता है, बड़ा उपभाग होता है। और मैंने बताया था कितना, तो 2/3 हिस्से, अप्रोक्स 2/3 हिस्से। कैसे, जरा फोटो देखो, मैं फोटो भी आपके लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो बच्चे, आपका ब्रेन है इस तरीके से, आपका जो दिमाग इस तरीके, इसमें आगे वाला है ना, बन रहा है अखरोट जैसा, अखरोट खाते हैं ना, ऐसा पार्ट को सेरेब्रम, ये आगे वाला पूरा सेरेब्रम सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। और इसी ब्रेन को हम कहते हैं हायर ब्रेन। अगर आपसे पूछ ले ब्रेन की किस हिस्से हायर ब्रेन कहते हैं, यानी उच्च दिमाग कहते हैं, ये बड़े बड़े काम करता है। क्या क्या बड़े बड़े काम करता है बच्चा, तो आप लिखो जरा। तो मेन इसके काम है ना, एक तो मेमोरी पे काम करता है, ये याददाश्त बनाता भी है, याददाश्त भी करता है, और यही आपकी इंटेलिजेंस भी डिसाइड करे, यही आपकी इंटेलिजेंस यानी कि जो सामान्य बुद्धि को बताने का काम करता है। और इसी में थॉट्स भी आती है, पूछने की क्षमता, यानी कि जो भी काम हम, हाँ हाँ आप अमेजन से ले सकते हो बायोलॉजी वॉल्यूम 1, कोई इशू नहीं। तो मैंने कहा सेरेबेलम जो है ना,
तो सेरिबेलम वो तो छोटा दिमाग होता है, जबकि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम को हम हायर माइंड भी कहते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े काम करता है। अब बड़े बड़े काम क्या हो गया, अरे एक बार वो लड़का है उसको भेजना होगा। बड़े बड़े काम क्या हो गया, जैसे इंटेलिजेंस, जैसे थॉट्स, जैसे ये मेमोरी बनाता भी है और स्टोर भी करता है। अब जरा बात करते हैं इसमें कैसे मेमोरी बनती है, कहाँ पे बनती है। जब सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं बच्चा, सेरिब्रम के दो पार्ट्स रहते हैं, यानी कि दो हिस्सों में बंटा हुआ होता है। कौन कौन सा, बहुत ध्यान से सुन। एक हिस्सा यहाँ वाला, ऐसे राइट हैंड साइड वाला, इस पार्ट को कहते हैं हिप्पोकैम्पस, पार्ट को कहते हैं कैंपस पार्ट, सेम नाम हिंदी में हिप्पोकैम्पस। और ये जो वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब थोड़ा सा बच्चा कमेंट पे ध्यान कम दो, पढ़ाई पे ध्यान। इस पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इधर वाले को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। अब इन दोनों में होता क्या है वो समझ, मैंने कहा कि साउंड कहाँ से आ रही है, साउंड रिपीट आ रही है, बंद करो ना। अब ठीक है, अब नहीं आएगी, अब साउंड को इको नहीं हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, अब नहीं आ रहा होगा, अब नहीं गूंज रहा है अजीत, अब नहीं हो रहा होगा। वो एक्चुअली टीवी का भी साउंड खुला हुआ था, वो मैंने ठीक करवा लिया, अब नहीं होगा कुछ भी, अब साउंड बिल्कुल सही आ रही होगी। तो मैंने कहा कि सेरिब्रम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इसका हिप्पोकैम्पस कहलाता है, हिप्पोकैम्पस, और वाला हिस्सा होता है उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है। अब ये बड़ा क्यों है, क्योंकि ये चार लोब में बंटा हुआ होता है, इस तरीके से, ऐसे चार लोब। तो मैंने कहा कि ये जो सेरेब्रम है, इसका जो एक पार्ट है जो बड़े वाला, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो आगे तीन पार्ट में बटा हुआ होता है, वो आगे चार पार्ट में बटा हुआ होता है, लेकिन इनको पार्ट्स नहीं, इनको हम लोब्स कहते हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो सेरेब्रम है उसमें कितनी लोब्स होती हैं, तो आप बताओ कि चार लोब्स होती है। कौन कौन सी, जरा इनके नाम लिखो भाई, यहाँ पे तो जाएगा, ऐसा लिखो, ठीक है। पहली लोब कहलाती है फ्रंटल लोब, फ्रंटल, सेम नाम हिंदी में है फ्रंटल, हम नीचे भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फ्रंटल लोब, पहला जो हिंदी में लोब को पिंड कहा जाता है, पहली लोब फ्रंटल। दूसरा ये वाला मैंने पी लिख दिया यहाँ पे, अपन यहाँ पे ऊपर शॉर्ट फॉर्म तो आएगा नहीं पूरा, और नीचे इनकी फुल। सेरेब्रल कॉर्टेक्स चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला फ्रंटल, दूसरा लिखो पेराइटल, पेराइटल लोब, पेराइटल लोब, हिंदी में पेराइटल पिंड हो जाएगा। तीसरा ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब, और जो चौथा होता है टेम्पोरल, टी, टी से हमने दिखा दिया टेम्पोरल। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या आ रही होगी, हम ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेरेब्रम होता है वो चार पार्ट्स में बंटा हुआ होता है, यानी कि पार्ट्स हैं लेकिन इनको हम लोब बोलते हैं। लोब का मतलब होता है आपस में कनेक्टेड, ये न्यूरॉन्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। और इधर इधर वाला पार्ट क्या कहलाया, हिप्पोकैम्पस कहलाया। अब सबसे पहले एक पॉइंट सुन लो, उसके बाद मैं फोटो दिखाती हूँ कैसा होता है एग्जैक्ट हमारे ब्रेन, होता कैसा है। देखो बच्चों, जब भी कोई भी चीज आप देखते हो तो मेमोरी बनती है, याददाश्त बनती है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो याददाश्त बन के स्टोर होते हैं, स्टोर होते हैं, वो इस पार्ट में होते हैं। हिप्पोकैम्पस का काम होता है मेमोरी स्टोर करना, स्टोरेज करना। जैसे आपके घर में कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में हम क्या लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं ना, उसमें हम फोटोज रखते हैं, म्यूजिक रखते हैं, उसमें हम मूवीज रखते हैं, कुछ भी आप स्टोर करते हो उसके अंदर। तो ये भी हमारा, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होते हैं, वैसे ही इस मेमोरी
इस मेमोरी यहाँ पे स्टोर होती है हिपोकैम्पस पे, इसीलिए हिपोकैम्पस को हम हार्ड डिस्क के नाम से, तो ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। मैं आपको 4 लोब दिखाती हूँ कैसे होती है। दिख रही है, हमने लिखा ना 4 लोब में बटा हुआ। फ्रंटल लोब, बिल्कुल, पैराइटल लोब, तीसरा यहाँ पर टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ठीक है, हो गई है, 4 लोब हो गई हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके पीछे वाला राइट में दिख नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं आपका हिपोकैम्पस। तो मैंने बताया कि हमारे सेरेब्रम वाले पार्ट में 4 लोब रहती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। और जहां पे ये चारों लोब रहती है उस हिस्से को हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह दिया। और जो दूसरा हिस्सा है जो थोड़ा छोटा है उसको हिपोकैम्पस कहते हैं। और हिपोकैम्पस का काम होता है मेमोरी को स्टोर करना। अब कैसे स्टोर? आपको कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद है, आपको कोई रीजनिंग का फॉर्मूला याद है, आपको किसी का मोबाइल नंबर याद है, आपको किसी की फोटो याद है, आपको 8वीं क्लास में कोई पोएम सुनी थी वो पोएम आज भी याद है, नानी ने कोई कहानी सुनाई वो कहानी आज भी याद है। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ पे स्टोर, यहाँ। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, उस हार्ड डिस्क में हम गाने, किसी की फोटो या फिर कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं, वैसे नेचुरल तरीके से हमारे ब्रेन में भी एक हार्ड डिस्क रहता है और उस हार्ड डिस्क को हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का क्या हो गया? ब्रेन की हार्ड डिस्क का नाम बताओ, जिस हिस्से का नाम बताओ जिस हिस्से में मेमोरी स्टोर होती है। यहाँ पे मेमोरी बनती है इस वाले हिस्से में और यहाँ पे जाके वो स्टोर होती है। अगर मैं किसी का हिपोकैम्पस निकाल लूं या मान लो किसी का हिपोकैम्पस खराब हो गया तो उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, यानी कि हल्का फुल्का ये खत्म हुआ तो उसको छोटी मोटी चीजें याद रहना, भूलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी का हार्ड डिस्क पूरा ही खराब हो गया है, अगर आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल लोगे तो कुछ बचा ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, है ना? तो यहां से भी सब कुछ गायब हो जाएगा, यानी कि उसको हो जाता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त चली जाएगी। वो अपने मम्मी पापा की शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, अपना नाम तक उसे याद नहीं रहेगा, अपने मम्मी पापा का भी कोई नाम याद नहीं रहेगा। या अपने टीवी में, मूवी में या सीरियल्स में देखा होगा, फलाना इंसान का एक्सीडेंट हो गया, दिमाग में चोट लग गई, उसके बाद वो घर आया तो वो पहचान ही नहीं रहा कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन कैसे है ना। तो इसको एमनेसिया कहते हैं, इसको टोटल लॉस ऑफ मेमोरी कहा जाता है। तो अगर किसी इंसान की पूरे तरीके से याददाश्त चली गई है, इसका मतलब उसका हिपोकैम्पस डैमेज हो गया, उसका हिपोकैम्पस खराब। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैम ये लोब क्या करती है? तो इन सब लोब के अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे लिखो फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब। एक एक करके सबके फंक्शंस पढ़ने हैं हमें। सारी लोब अलग अलग काम करती हैं, जब अलग अलग है तो उनके फंक्शन भी तो डिफरेंट होंगे ना। तो नंबर 1 पे लिख दो फ्रंटल लोब। क्या काम करती है ये फ्रंटल लोब? फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा काम करती है। क्या क्या? फ्रंटल लोब ही बताएगी आपकी विल पावर कैसे। विल पावर का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति। कुछ लोगों में बहुत अच्छी विल पावर होती है, रिस्क ले लेते हैं। कुछ लोग बेचारे बहुत कमजोर दिल के होते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं। आपकी विल पावर कैसी है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, वो फ्रंटल लोब पे ही डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पावर का मतलब होता है एकाग्रचिता शक्ति। कैसी है आपकी कंसंट्रेशन पावर? नेक्स्ट, आपकी इंटेलिजेंस, सामान्य जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस कैसी है आपकी, ये भी यही बताएगी। उसके अलावा इसमें काम होता है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी का, यानी कि जब भी किसी चीज की याददाश्त बनती है तो वो यही बनती है। कैसे? जैसे मैम ने बोर्ड पे लिखा फ्रंटल लोब, तो अभी ये जो फ्रंटल लोब को पढ़ के आपके जो दिमाग में मेमोरी बन रही है, ये मेमोरी फ्रंटल लोब में बन रही है। लेकिन ये बाद में, पास्ट में कहां स्टोर हो जाएगी? हिपोकैम्पस में। यानी कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उस समय चीज को नजर से निकाल रहे हो, उस चीज में उस समय जो मेमोरी बनती है, मैम ने पिंक कलर का सूट पहन रखा है, माइक काला है, ये जो मेमोरी बन रही है ना, ये फ्रंटल लॉब में बन। अब आप 4 साल बाद याद करोगे, अरे मैम ने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैम ने पिंक कलर का सूट पहना था। वो हिपोकैम्पस में, कहां पे? वो हिपोकैम्पस में स्टोर है। देखो इसके क्या क्या काम हो गए, यही बताएगा आपकी विल पावर कैसी है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी याददाश्त भी यहीं पे बनती है।
फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी भी यहीं पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बच्चा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते हैं, कुछ लोग डायग्राम्स अच्छे बनाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग्स अच्छे बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद वो लिखो बच्चा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगला लिखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका काम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काम करता है, आपकी पर्सनालिटी बनाने का काम करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। स्पीच, स्पीच का मतलब बोलना, बोलना। स्पीच, कोई भी चीज आप लिख कर याद कर रहे हो, टीचर ने कहा आज ये पोएम याद करके आना, कल आप सुना रहे हो टीचर को, इस टाइप की स्पीच के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसने आपका क्या क्या कर दिया, इसने आपका जितनी भी सारी बात करते हैं क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम, कंसंट्रेशन का काम, याददाश्त बनाने का काम, क्रिएटिविटी का काम, थॉट्स लिख लो, डिसीजन मेकिंग और लिख लो। थॉट्स, कोई भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो फ्रंटल लोब का ही काम है, सोचना। जैसे अभी आप सोच रहे हो एग्जाम है 14, कुछ भी सोच रहे हो तो सारा यहीं पे सोच रहा है, यही लोब आपको सोचवा रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, किस समय कैसा डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति, सारे काम फ्रंटल लोब के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी लोब डिसाइड करती है आपकी विल पावर कैसी है, आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है, आपकी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब जो सामान्य बुद्धि होती है, ठीक है, वो कैसी है। याददाश्त बनती कहाँ है, देखो बनती फ्रंटल लोब में है, जाके स्टोर हिपोकैम्पस में हो जाती है। क्रिएटिविटी, आप कैसे कितने क्रिएटिव हो, ठीक है, कुछ लोग पेंटिंग अच्छी करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज में क्रिएटिव निकल जाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति, कैसा डिसीजन किस टाइम पर ले रहे हैं आप, थॉट, सोचना, क्या सोच रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, तो सब फ्रंटल लोब का काम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपके भाई की अलग है, आपके मम्मी की अलग है, आपके पापा की अलग है, किस पर्सनैलिटी, ठीक है। अब बच्चों में आपको बता दूं, अगर किसी इंसान की फ्रंटल लोब खराब हो गई, ये सारे काम ढंग से नहीं होंगे। आप भी समझ सकते हैं, अगर किसी की फ्रंटल लोब ढंग से नहीं बनी तो उसकी ये सारी चीजें सही से नहीं चलेंगी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी प्लानिंग, उसकी थॉट्स, ये सब ढंग से काम नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। और बच्चों एक बीमारी होती है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमपीडी बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक इंसान में 2-3 इंसानों की पर्सनैलिटी आ जाती है। हाँ, आपने एक साउथ की मूवी देखी होगी अपरिचित। अपरिचित मूवी में क्या दिखाया है, वो इंसान कभी बहुत अच्छा होता और कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना। उसकी दो टाइप की पर्सनैलिटी, अगर आपकी फ्रंटल लोब खराब हो गई ना तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी रहेगी नहीं। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे ना वैसी आपकी अगर आप जुआरी लोगों के पास बैठोगे तो आप जुआ खेलना सीख जाओगे, अगर आप अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छा ही लेना शुरू कर दोगे। आवाज नहीं गूंज रहा है अभी, आवाज एकदम ठीक है, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, एकदम बिल्कुल सही है साउंड। तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी गायब हो गई क्योंकि आपकी फ्रंटल लोब खराब हो गई है। ना आप ढंग से कोई डिसीजन ले पाते हो, ना ढंग से कुछ सोच पाते हो, हमेशा कंफ्यूज रहते हो। ऐसे लोग जिनकी फ्रंटल लोब धीरे धीरे खराब हो रही होती है ना, ना वो पढ़ते हैं उस समय उन्हें कोई चीज ढंग से समझ में आती है, ना उनकी कोई सोचने क्षमता की क्षमता रहती है, थोड़ा सा सोचते हैं दिमाग पे प्रेशर डल रहा है, और उनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती है। इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है और जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है वैसे ही बन जाएगी, कभी आप अच्छे कभी आप खराब, ठीक है। एक दूसरा, फ्रंटल लोब अगर खराब हो गई या फ्रंटल लोब ढंग से सही नहीं चल रही है तो एक बीमारी होती है सोमनाब्यूलिज्म, है आपने सोमनाब्यूलिज्म। अभी इसका हिंदी बताऊंगी, कह दोगे यस मैम, नींद में चलने, नींद में चलने की बीमारी। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ही हमने न्यूज में पढ़ा कि एक इंसान नींद में चल के दूसरे शहर चला गया, आपने पढ़ी थी वो न्यूज,
एक इंसान एक शहर से नींद में चल के दूसरे शहर चला गया। जिन लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है उनका कहीं ना कहीं जो फ्रंटल लोब है वो ढंग से काम नहीं है। लिख दीजिए, नींद में चलने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि कौन सी लोब ढंग से जब काम नहीं करती है तो सोमनाब्यूलिज्म या एमपीडी हो जाता है। यानी कि नींद में चलने की बीमारी और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब हो जाता है? जब ढंग से आपका फ्रंटल लोब काम नहीं करता है, तब ये बीमारी हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट आप लिखोगे पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब के इतने ही काम हैं, सारे फंक्शंस आपने पढ़ लिए। दूसरी पे चलते हैं। दूसरी, पैराइटल लोब क्या काम करते? सारे लोब के अपने अपने काम हैं, सारी लोब्स के अपने अपने काम हैं। पैराइटल लोब बताती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। अब आप समझते ही होंगे, आप रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ते तो हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप। तर्क शक्ति कैसी है आपकी, तर्क देने की शक्ति कैसी है, कैसा तुक्का लगाने के, कुछ लोग तुक्का लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति। आपका कम्युनिकेशन कैसा है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामंजस्य, कैसे किससे किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप। नेक्स्ट ये बताता है आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए भी यही लोब जिम्मेदार होती है। कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे आप? अंकगणित। जो भी हिंदी हिंदी तो अब एग्जामिनर भी टाइप करने वाला है, ठीक है बच्चा। और नेक्स्ट इसके साथ बताता है ये डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। और दूसरा लिखो डिस्टेंस। डिस्टेंस पे भी यही काम करता है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, दिशा एवं दूरी पे यही लोग काम करता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा नोट्स में गलत लिखा हुआ होगा तो देख लेना, ठीक है। नोट्स वो बच्चे ने बनाए तो थोड़ा सा शायद उल्टा एक जगह एक मिस्टेक कर दी, वो आप सही कर देना। डिस्टेंस, डायरेक्शन, कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और साथ में इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। लोगों को 10 लैंग्वेज आती है ना, भाषाओं को संचित करता है। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को स्टोर करने का काम। देखो फ्रंटल में स्टोरेज ऑफ, फ्रंटल में क्या हो रहा था, मेमोरी बन रही थी, कोई चीज देख रहे हो पढ़ रहे हो उस टाइप की मेमोरी, ठीक है। और जो आपने बचपन में कोई लैंग्वेज सीखी, आप चले गए, आप रहने वाले राजस्थान के, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, आपने वो सीख ली। पंजाब गए, पंजाबी सीख, ठीक है। और आप जर्मनी में गए, जर्मन सीख लिया आपने। और वो कहाँ पे स्टोर है, आप सब कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज होगी। जैसे मुझे राजस्थानी बहुत अच्छे से आती है क्योंकि मेरा राजस्थान में जन्म हुआ है, मैं पली बड़ी वहीं पे, राजस्थानी आती। हाँ, बहुत टिपिकल नहीं आती क्योंकि हम गाँव वाँव में नहीं रहे हैं, लेकिन आती है हमें पूरी। हमारे घर में राजस्थानी ही बोलते हैं, हमारी मम्मी फोन करेगी तो वो राजस्थानी में ही बात करेगी। लेकिन हमें हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत हमें इंग्लिश भी आ जाती है, थोड़ी बहुत हमने क्या कहते हैं आपका हल्की फुल्की बंगाली भी समझ लेते हैं हम, और बहुत ज्यादा हम पंजाबी भी समझ। ये कहाँ पे स्टोर है मेरी लैंग्वेज? ये लैंग्वेज स्टोर है मेरे पैराइटल लोब। अब बच्चों में एक बीमारी का नाम लिखूंगी, आप तुरंत समझ जाओ। डिस्लेक्सिया। किस किस बच्चे ने तारे जमीन पे मूवी देखी है? देखी होगी ना। उस बच्चे में क्या दिखाया है? डिस्लेक्सिया बीमारी के बारे में दिखाया। बच्चा से ना किसी से कम्युनिकेट कर पाता है, ना ढंग से वो कोई लैंग्वेज, एक भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बोल पाता है वो, है ना। जब किसी इंसान की पेराइटल लोब खराब हो जाएगी तो उसे डिस्लेक्सिया हो जाता है। और डिस्लेक्सिया के अंदर क्या होता है, आदमी ना तो कम्युनिकेट कर पाता है किसी से, अपनी बात नहीं रख पाता है ढंग से। कोई लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करेगा, बीच में कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करने लग जाएगा, उसे खुद को नहीं पता लगेगा कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ऐसे लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस पे भी काम नहीं कर पाते। अब मैम ये लोग कैसे डायरेक्शन और डिस्टेंस पे काम करते? आप दिल्ली रहते, दिल्ली से आपको पटना जाना था, आपने गाड़ी स्टार्ट की, है ना। गाड़ी स्टार्ट की तो जो दिल्ली से पटना के लिए हाईवे जाता है उसी जाओगे ना, जयपुर वाले पे तो नहीं जाओगे ना। और पटना जाके रुक जाओगे ना, पटना से आगे तो नहीं जाओगे ना। अरे सिंपल सी बात है, आप स्कूल घर आते हो, अपने ही घर आते हो ना, पड़ोस के घर तो नहीं जाते ना। आपको अपने घर का रास्ता याद है,
आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में कितना जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है। आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है और जिस डायरेक्शन में जाना है उसी में तो जाओगे। तो ड्राइविंग के टाइम पर ये लोब आपकी, अब अगर ये लोब खराब हो गई तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं होगा किस डायरेक्शन में जाना, कितना डिस्टेंस कवर करना, और ऐसे लोग हो जाते हैं होमलेस। होमलेस का मतलब होता है बेघर लोग। आपने अगर देखा नहीं देखा, मैंने बहुत देखा है दिल्ली, बहुत सारे लोग आते हैं गाँव का दिल्ली में कमाई करने के लिए, मजदूर दिहाड़ी करने, और यहाँ आकर वो लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज्यादा नशा पत्ती करने लग जाते हैं, रिक्शा विक्शा चलाते हैं वो लोग। देखो सारे नहीं होते हैं ऐसे, मैं सारों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उसमें से, वो इतना ज्यादा वो सोच के बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं दिल्ली में, फिर अच्छे से नौकरी नहीं लग पाती है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनताना उतना नहीं मिलता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग नशे पत्ती करने कर देते हैं, सारा नशा कर लेते हैं कि उनके पैराइटल लोब, इनका ब्रेन थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसे लोगों की पैराइटल फ्रंटल लोब ये सारी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब कुछ सालों तक अगर लोग ऐसे ही रहे तो उन लोगों को, आप उन लोगों के पास बैठोगे, आप बोलोगे आपका घर कहाँ है, तो उन्हें अपने शहर का नाम, तो शहर का नाम याद नहीं है तो उसे घर कहाँ याद हो जाएगा, वो अपने घर वापस नहीं जा पाते हैं, और ऐसे लोग जाते हैं होमलेस, बेघर हो जाते हैं। मैं इतना क्यों कहती हूँ क्योंकि ना, अब तो कुछ 1 1.5 साल से टाइम, यहाँ पे दिल्ली में ना बहुत सारे शेल्टर होम बने हैं ऐसे, जहाँ पर ऐसे होमलेस लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता इस दुनिया में। कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जनरली बूढ़े बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, है ना, और लेबर क्लास रहती है ज्यादातर, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं शेल्टर होम में। बहुत बार जब मुझे टाइम मिलता था पहले, आजकल तो पता नहीं कितना लाइफ बिजी, हालांकि मुझे ये करना है, मेरा बुढ़ापे में जाके यही सपना है, मैं यही करने वाली हूँ एट द एज ऑफ 50। तो उन लोगों के साथ बैठती थी, बहुत टाइम स्पेंड करती थी, पहले पहले मैं उन लोगों को खाना लेके जाती थी, केक लेके जाती थी, बहुत सारी चीजें लेके जाती थी। फिर कभी किसी को बीमारी हुई तो उसका इलाज करवाती थी, और बहुत कुछ करती थी, क्योंकि कभी बताएंगे आपको मैं किससे इंस्पायर हुई थी। अगर आपने केबीसी में उनको देखा होगा तो एक मैं कालरा करके सर है, बताऊंगी आपको, कभी कभी बताऊंगी पूरी स्टोरी पीछे उसकी। पहले मैं मिलती थी ऐसे लोगों से, पूछती थी आपका घर कहाँ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, तो एक तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, तो उनके बेटा बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, रिटायर्ड थे वो आईएएस, आईएएस आईएएस थे, पुराने बैच के, 9 या 90, अपने घर का रास्ता ही नहीं जा पाए वो, है ना। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी की पैराइटल लोब खराब हो गई तो डिसलेक्सिया, या वो होमलेस हो जाएंगे, उन्हें अपने घर का रास्ता नहीं याद रहेगा। तो बच्चों ये हो गया आपका पैराइटल लोब। अब तीसरा लिख लो आप, इसके बाद 3 नंबर पे लिख लो ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या काम करती है, फंक्शंस ऑफ ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट लिख दो, पहले ऑसिपिटल लिखोगे या टेम्पोरल, टेम्पोरल लिख लो, पहले टेम्पोरल लिख लो, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, टेम्पोरल लोब ज्यादा एक्टिव होती है जब आपका ब्रेन सब कॉन्सियस स्टेज में। सब कॉन्सियस का मतलब होता है अर्ध चेत। आप जानते हैं आपका ब्रेन 3 स्टेज में रहता है, आपका मेरा, आप तो सब में है ना, आपका मेरा सबका ब्रेन 3 स्टेज में रहता है। कैसे, एक होता है कॉन्सियस स्टेज, पढ़ रहे हो ना, कॉन्सियस होके पढ़ रहे हो, एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो कर दूंगा मैं, कैसे कैसे कॉन्सियस होके पढ़ रहे हो। अभी आप कॉन्सियस, जब आप सो गए, नींद में हो आप, सो रहे हो आप, उस समय आपका पूरा ब्रेन काम करेगा, तो नींद आएगी कैसे, उस समय आधा ब्रेन काम करता, यानी कि अर्ध चेतना अवस्था में है, सबकॉन्सियस स्टेट। जब आप सो रहे होते हो ना तो पूरे तरीके से आपका ब्रेन करता है, 100% आपका ब्रेन, तो उस स्टेज को बोलते हैं सबकॉन्सियस स्टेज। और तीसरा आता है अनकॉन्सियस, बेहोश हो गए भैया, यानी कि दिमाग काम करना ही बंद कर गया, दिमाग के न्यूरॉन्स में कोई सिग्नल ही नहीं जा रहे हैं, आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं ये तार, और जब ये तार मिल ही नहीं पाए यानी कि आप बेहोश हो जाओ।
तो हमारा ब्रेन 3 स्टेजेस में होता है। एक कॉन्शियस, अभी हो, रात में सो जाओगे, सबकॉन्शियस आधा दिमाग काम करेगा, और एक अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए। बेहोशी का मतलब ही क्या है? दिमाग काम करना, होश हो गया आप 2-3 मिनट, फिर होश में आप, बस क्या मेरी बात। तो ये टेम्पोरल लोब कब काम करती है? जब आप सबकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, तब ये ज्यादातर काम करती है। अब क्या काम करती है? जब आप सो रहे हो तो उस समय ये ऑडिटरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ। अब कैसा सुनना? आप नींद में सो रहे हो और आपको नींद में, जब सो रहे थे, आपकी मम्मी ने आवाज दी, उठ गया। तो नींद में जो आपको मम्मी की आवाज सुनाई दी ना, वो इस, अभी देखो, आपको मैंने एक मिड ब्रेन पढ़ाया था, मैंने कहा था इधर से मम्मी आवाज देगी ना, मैं इधर देखूंगी, इधर से आवाज आई तो मैं इधर देखूंगी। मिड ब्रेन कॉन्शियस स्टेज में काम करता है। टेम्पोरल लोब सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतना, जब सो रहे हैं उसमें, नींद में आपको आवाज सुनाई, मम्मी ने आवाज दी। क्या आप क्या देखते हो? आप सपने देखते हो, ड्रीम्स, सपने देखते हो। सपने में आपकी नानी आई और नानी आपको क्या बोल के चली गई? नानी बोल के चली गई, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। राजा कुमार सिंह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ गए आप मेरी बात? तो ड्रीम्स के समय, जब आप सपने देख रहे हो, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, उस समय क्या होता है? उस समय जो कोई भी आपको आवाज सुनाई देती है, किसी ने आवाज दी, या आपकी अलार्म बजी, या मोबाइल फोन बजा, मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल पे मैसेज आया किसी का, या सपने में आपने किसी की आवाज सुनाई दी, तो वो सारे काम किस, तो टेम्पोरल लोब, वो किसके? टेम्पोरल लोब के काम। ओके। 4 नंबर पे जो आती है वो हम बोलते हैं ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब, और ये ओसिपिटल लोब कब काम करती है? ओसिपिटल लोब भी सबकॉन्शियस स्टेज पे ही काम करती है। ये भी कब? जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, ये भी तभी काम करती है, अर्ध चेतना अवस्था में, यानी नींद में। नींद का मतलब ये क्या काम करेगी? उस समय ये आपके विजुअल फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। विजुअल का मतलब है जब आप नींद में हो, का मतलब आप सपना देख रहे हो, सपने में कोई आए। राजू कुमार सिंह में ब्लॉक करवा दूंगी अगर आज के बाद फालतू का कर दिया, याद रखिए, ठीक है? क्लास में आप 40 मिनट लेट आओगे, उसके बाद आप कमेंट करके टाइप करके चले जाओगे रिकॉर्डेड वीडियो, है ना? तो आपकी नहीं चलेगी, ठीक है? आपकी नहीं चलेगी। मेरे घर का ये स्क्रीन खराब हो गया। हाँ, मैंने आपको दिखाया भी होगा सैटरडे या फ्राइडे को, मेरे घर की स्क्रीन खराब होगी, मैं किसी टीचर के यहाँ से क्लास लेने आई हूँ, आपका ये कमेंट देखने तो कतई नहीं आई हूँ ना मैं, है ना? ठीक है। ये क्या काम करता है? जब आप नींद में हो, आपने सपना देखा, और सपने में नानी आई, तो नानी की एक फोटो ही होगी ना, तो वो नानी की फोटो दिखाने का काम, केवल को दिखाने का काम ऑसिपिटल लोब। यानी कि सपने में किसी को फोटो आ गई नानी की, आपके सपने में बोलते ना, अरे मम्मी कल तो मेरे सपने में नानी आई, कल तो मेरे सपने में मामा आए, कल तो मेरे सपने में मम्मी आप आई, आप सपने में मुझे डांट रही थी। यानी कि सपने में जो डांट थी, वो डांट सुनाई थी टेम्पोरल की वजह से, और सपने में मम्मी आई, तो मम्मी की जो शक्ल है वो इसकी ऑसिपिटल। अब बच्चों एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन था कि ड्रीम्स, सपना बनाना, यानी कि जो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं आपको, वो कौन कौन से लोब की वजह से आते हैं? याद रखिएगा, सपनों को दिखाने के पीछे चारों लोब रिस्पॉन्स, फ्रंटल लोब भी, पेराइटल भी, और क्यों नहीं, देखो फ्रंटल लोब में क्या हुआ, मेमोरी बन रही है। आप सपना देख रहे हो, तो सपने में किसी की भी फोटो, किसी की भी कोई चीज देख रहे हो, ताजमहल देखने चले गए, सपने में ताजमहल आ गया, तो ताजमहल की मेमोरी बन रही है, फ्रंटल लोब का काम। ताजमहल गए गए डिस्टेंस डायरेक्शन, गाड़ी चला के ताजमहल देखने गए, है ना? समझ रहे हो? ताजमहल देखने गए गाड़ी चला के, डिस्टेंस डायरेक्शन पे कौन काम किया? पेराइटल।
और सपने में ताजमहल देख रहे हो, सपने में ताजमहल की फोटो कौन दिखाएगा? ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। और सपने में ताजमहल देखने गए अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त ने आवाज दी सपने में, दोस्त बोल रहा वाह क्या ब्यूटीफुल ताजमहल है, का मतलब टेम्पोरल लोब। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ड्रीम्स बनते हैं ना, सपने अगर आप देखते हो तो वो सपने बनाने के पीछे चारों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर कोई सपना देखा और वो पास्ट में जाके स्टोर कहाँ होगा, तो ब्रेन की हार्ड डिस्क। और ब्रेन की हार्ड डिस्क का मतलब क्या हो गया? हिप्पोकैम्पस। 10 साल पुराना सपना भी आपको याद रहता है ना। जैसे मेरी नानी, मैंने नानी को देखा नहीं, मैंने ना दादा को देखा ना नानी को देखा, दादी और नाना को देखा। तो नानी मेरे को नानी की शक्ल भी याद नहीं, क्योंकि मम्मी बताती मैं 1-2 साल की थी तभी नानी एक्सपायर हो गई। लेकिन मेरे सपने में आई थी असल 7-8 साल पुराना नानी, मैं सच एकदम फैक्ट बता रही हूँ, मेरे सपने में आए थे 7-8 साल पुराने। और उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छे से बच्चों को, बहुत सारे बच्चों, मैं नानी बोल के गई थी ऐसा मुझे सपने में, कि ये पावर होती है, ये सिक्स सेंस होता है, मिड ब्रेन सिक्स सेंस भी कंट्रोल करता है, ये सिक्स सेंस होता है, ये सच में होता है। ठीक है। तो नानी मुझे आज से 6-7 साल पहले बता चुकी थी कि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने वाले हो, बहुत अच्छा करोगे आप टीचिंग लाइन में, ऐसा बोल के गई थी ना। हमें वो सपना आज भी हम नहीं भूल पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहाँ स्टोर है? वो मेरी हार्ड डिस्क, वो कैंपस। समझ गए आगे मेरी बात? तो मैंने कहा सेरेब्रम को हम हायर माइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया यही बताएगा कितने इंटेलिजेंट हो, कैसी मैथ्स है, कैसी रीजनिंग है, कैसी कैलकुलेशन है, कैसे फॉर्मूला याद कर रहे हो, कैसी मेमोरी बन रही है, मेमोरी कहाँ जाके स्टोर हो रही है। इसको अच्छा कर लो, दिमाग अच्छा, उच्च दिमाग वाले बन जाओगे, हायर क्लास में टॉप करोगे हम, इसलिए हम इसको हायर माइंड बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था भैया अपने सेरेब्रम को एक्टिवेट करो और अपने हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को बंद कर दो कुछ सालों के लिए, 6 महीने के लिए कर दो। बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम कैसे अच्छी होती है मेमोरी? मेमोरी अच्छी होती है बच्चा, आप बढ़िया तरीके से अपनी थॉट्स अच्छे करोगे, आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, अच्छा खाओगे, अपनी थॉट्स को अच्छे करोगे, समझ रहे हो, अपनी थॉट्स को अच्छा रखोगे, मेडिटेशन करोगे, मेडिटेट करो, योगा करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, इन सब से आपकी मेमोरी अच्छी। किसी भी चीज को आप लर्न कर रहे हो तो उसे लिखो, ये आपकी रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहती हूँ। एक चीज आप पढ़ रहे हो, एक चीज आप लिख के पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन इसको कैप्चर कर। क्यों? क्योंकि जब आप लिख रहे हो ना बच्चा, कोई भी चीज राइटिंग कर रहे हो, तो आपका ब्रेन ज्यादा कॉन्शियस होता है उस समय। लिखते समय देखो, आप खुद सोचो ना, इसको अनुभव करो, लिख रहा हूं तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, है ना। एग्जाम में भी होता है ऐसा अपने साथ। कोई भी चीज आपको जब ज्यादा याद ना हो रही हो ना, बार बार उसे डालो कॉपी में, 80% आपके हिपोकैम्पस में हो जाएगी, मेमोरी बन गई। मेमोरी शार्प इसी को बोलते हैं, शार्प मेमोरी। जो भी चीज आपको परेशान हो ना, आपको याद नहीं हो रही है, हिस्ट्री की डेट याद नहीं हो रही है, एक पेज पे लिखो, लिख के चिपका लो सामने, लिख के याद करो। ठीक है बच्चा? हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल अनमोल राठौड़। हो गया। तो सेरेब्रम के फंक्शन सारे समझ में आ गए हैं, बात खत्म हो गई है। चल अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके ब्रेन के सारे पार्ट खत्म हो गए, यहाँ पे ब्रेन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से बना हुआ है। एक तो हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, और ब्रेन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या काम है, सब पढ़ लिया हमने, है ना। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है? स्पाइनल, स्पाइनल कोड को हिंदी में मेरु रज्जु या मेरुदंड कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को ना लगता है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड होती है। अरे भाई, आधा ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है। रीढ़ की हड्डी अलग होती है, स्पाइनल कोड अलग होता है। चलो फोटो देखो, एक समझने की कोशिश करना प्लीज ना। ये हो गया, हमने सब पढ़ लिया ये सारा, ठीक है। ये आपका ब्रेन, बिल्कुल एमएम ब्रेन। अब दिमाग से तरफ ये जो बीचों बीच स्पाइनल कोड बोल, स्पाइनल कोड है ये। अब रीढ़ की हड्डी क्या हुई? ये देखो, ये जो हड्डियां लगी है ना, 26 हड्डियां, ये इनको एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। अरे भैया, दिमाग को प्रोटेक्शन देने के लिए ये खोपड़ी है ना,
खोपड़ी क्यों है? ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए है। अगर ये खोपड़ी नहीं हो तो दिमाग अभी ऐसे जाके मैं ऐसा टकरा के दिमाग हाथ में आ जाता मेरे, यार समझ रहे हो? अब स्पाइनल कोड को भी तो प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। स्पाइनल कोड को सुरक्षा देने के लिए उसके तरफ ऐसे वर्टिब्री लगी हुई, ऐसे हड्डियां लगी हुई, इन हड्डियों को बोलते हैं, मैं एक साथ मिला के क्या, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। शायद आपको पता लग गया होगा कि स्पाइनल कोड इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि बैकबोन, ये हड्डियां, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और ऐसा ही मैंने पढ़ा है, समझ में आ गया? तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड है ना, ये मिलके क्या बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने ब्रेन तो पढ़ दिया, अब स्पाइनल कोड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको नोट डाउन करनी। लिख लो स्पाइनल कोड के बारे में क्या होता है। स्पाइनल कोड भी किस सिस्टम में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कहां से निकलता है, हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से से निकलता है स्पाइनल कोड। अब बच्चों ये जो स्पाइनल कोड होता है ना, ये करता क्या है? अक्सर बच्चे को लगता है कि ये करता क्या है मैम, ठीक है। स्पाइनल कोड ब्रेन को बैकबोन से कनेक्ट करने का काम, हमारे दिमाग को रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट करने का काम करता है। एक काम तो ये बिल्कुल कर रहा है मैम। यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ये रहा स्पाइनल कोड, ये रीढ़ की हड्डी, तो ये बीच से निकल रहा है, ये जुड़ रहा है ब्रेन से, तो स्पाइनल कोड से कनेक्ट कर दिया, एक काम। दूसरा, ये क्या है, तो एक मोटी सी नर्व है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई फीमेल्स में 43 सेंटीमीटर होती है और मेल में थोड़ी सी बड़ी होती है। मेल बॉडी में, लड़कों में ये 45 सेंटीमीटर तक, यानी कि हमारे ब्रेन से इस तरीके से पीछे की तरफ एक मोटी नस निकलती है, की लंबाई लड़कियों में 43 सेंटीमीटर और लड़कों में 45 सेंटीमीटर है। इसी को हम स्पाइनल, इसी को हम मेरु रज्जु या मेरुदंड, बात समझ में आ गई? करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका काम होता है रिफ्लेक्स रिएक्शंस को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। और ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं, प्रावर्ती क्रियाएं, प्रावर्ती क्रियाएं। हाँ जी बच्चा, क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस? ऐसी एक्शंस जो एक सेकंड के समवे हिस्से में हो जाए। एक सेकंड होता है ना, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसके एक पार्ट भी उसमें एक पार्ट लगाती है, ऐसी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस। कैसे मैम, अभी बताते। गर्म पानी की बाल्टी थी, आपकी मम्मी ने रखी थी, आपको नहीं पता था, आपको लगा ठंडा पानी है, जाके गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दे, जैसे ही हाथ दिया तुरंत आपने हाथ ऐसे, आधे घंटे बाद, पहले आधे घंटे तक हाथ रखते ही हो, ऐसे रखते हो क्या, उसके अंदर जल जाएगा हाथ, चमड़ी जल जाएगी। तो ये जो गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया और तुरंत आपका हाथ पीछे हट गया, रोटी बना रहे हो, गरम तवे पे हाथ लग गया, पीछे हट गया। किसी ने कांटा रख दिया था, कांटा सुई रख दी थी, उसके ऊपर आपने हाथ पांव रखा, तुरंत वापस पीछे चला गया। इस टाइप के एक्शंस को रिफ्लेक्स, इस टाइप के एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। कभी कभी देखा है आपने, एक चीज बताती हूँ आपको, आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई कर रहे हैं, इधर मुंह करके एकदम स्टडी टेबल लगा रखी है, उस टेबल के ऊपर बैठ के इतना दिमाग में क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ्स का बहुत तगड़े वाले कैलकुलेशन कर रहे हैं, अचानक से आके आपको किसी ने आवाज दी, चिंटू तुम ऐसे हो जाते हो, पता है ना, आप सबके साथ होता है, ये रिफ्लेक्स है। ऐसी एक्शंस, ऐसे काम, ऐसी क्रियाएं जो कुछ नैनो सेकंड में ही हो जाती, जो कुछ नैनो सेकंड में ही हो जाती है और हो भी जानी चाहिए। अब अगर आपका हाथ गैस पे लगा हुआ है, आग से जल रहा है, और आप आधे घंटे बाद अपना हाथ हटा रहे हो, तो भैया समझ रहे हो आधे घंटे में हाथ जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। तो इस टाइप के एक्शंस को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल का होता है। और बता दूं बच्चा आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एक्शंस मार्शल हॉल के द्वारा डिस्कवर की गई थी। किसने खोज की थी ये सबसे पहले, किसने बताया था? मार्शल हॉल नाम के वैज्ञानिक ने रिफ्लेक्स एक्शंस बताया था, ठीक है। और ये स्पाइनल कोड का ही काम होता है हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस
बनाना, उनको करना, कब शुरू करना है कब खत्म। बात समझ में आ गई मेरी। और स्पाइनल कॉर्ड को कभी कभी हम सेकंड ब्रेन का भी नाम देते हैं। दूसरा दिमाग है, एक दिमाग तो वही है जो हमारा, जो हम पढ़ लिए, है ना। लेकिन ये भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ना, दिमाग से कम नहीं है भैया ये भी। इसको भी दिमाग से कम लेने की जरूरत है, हल्के में लेने की। तो आपसे एग्जामिनर का भी पूछ ले, दूसरा दिमाग किसको कहते हैं हम? एक दिमाग तो जो हमें भगवान ने दिया वो दिमाग, और ये दूसरा दिमाग, इसको सेकंड ब्रेन के भी नाम पर जान लिया जाए। ओके, तो ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या लगी हुई होती है? हड्डियां लगी हुई होती है, जिन हड्डियों को हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, एक साथ मिला के। कितनी होती हैं? 26 होती हैं। और जब छोटे बच्चे थे तो 33 होती हैं। ये सब स्केलेटल सिस्टम में या तो पढ़ा दिया होगा या आगे पढ़ाएंगे। ये देखो ना, C1 से लेकर C7 तक 7 जो होती हैं वर्टिब्री, उनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। ये वाली 7 यहाँ तक की बोलते हैं ना। यार मुझे आज का सर्वाइकल दर्द रह रहा है, यानी इन वर्टिब्री में आपको पेन हो, तो उसको सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके नीचे वाली को थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 होती है थोरेसिक, ये वाली यहाँ से कमर वाली। और जो लोअर बैक में होती हैं, सबसे नीचे की तरफ कमर में, उसको लुम्बर वर्टिब्री कहते हैं, जो 5 होती हैं। और फिर एक सैक्रल होता है और एक कोकेक्स होता है। इसे पढ़ा चुकी हूँ मैं स्केलेटल सिस्टम, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हमारा यहाँ इस सिस्टम का पार्ट नहीं, यहाँ होगा वहीं पर। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें मतलब डिस्क हो जाएगी आपकी। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो मतलब समझ रहे हो आप, एक तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। ओके, चलो फिर, तो ये आज की क्लास में हमने CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। एक क्लास बचा है आपका, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तो वो नर्वस सिस्टम का डिवीजन पढ़ा दूंगी आपको, और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये रहा न्यूरॉन। ह्यूमन ब्रेन या नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? इसी से बना हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है डेंड्रोन, इसके पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है नोड ऑफ रनवियर, क्या होता है शोन सेल्स, क्या होते हैं एक्सोन टर्मिनल, ये पढ़ेंगे बस कल की क्लास के बाद। ये चैप्टर फिनिश, फिर हम नया चैप्टर शुरू। आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, सब हो जाएंगे आपसे। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे आगे ना, उससे कम ना, उससे बस जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लो आप लोग, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कल भी इसी टाइमिंग पे क्लास रहेगी, बस कल की बात है। परसों मैं चली जाऊंगी, मेरा स्टूडियो, मेरा बोर्ड भी बहुत नुकसान हो गया मेरे बोर्ड का। ये पूरा सिस्टम, ये बोर्ड 2 लाख का आता है, नया लो तो। अब इसकी, मेरे वाले की स्क्रीन गायब हो गई, उसको ठीक करवाने का मांग रहा 80,000 रुपए। वारंटी भी साल पहले लिया, साल की वैलिडिटी होती है। अब बताओ, वारंटी लास्ट मंथ खत्म हुई, लास्ट मंथ ही खराब हो जाता है, ये तो नया मिल जाता रिप्लेस हो गया। अब मेरा बड़ा नुकसान हो गया, दिमाग एकदम सही नहीं है उस दिन। 80,000 रुपये ठीक करवाने में लगे। 80,000 रुपये में आदमी का बजट तो बिगड़ जाता है ना। राहुल जी कह रहे हैं आपको क्या फर्क पड़ता है 80,000 से। अच्छा राहुल जी सही कह रहे हैं ना, 80,000 की कीमत मेरे लिए भी वही है जो आपके लिए बेटा। मैम बुक अनअवेलेबल बता रहा है। अच्छा चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर ऐसा है तो। चलिए फिर, बायो का प्रैक्टिस सेट, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले लो भैया। कितनी बार बताऊं कि फ्लिपकार्ट अमेजन पे बायोलॉजी वॉल्यूम 1 या DNA ऑफ साइंस, दोनों किताबें हैं मेरी। सर्च कर लो DNA ऑफ साइंस बाय काजल मैम, और बायोलॉजी वॉल्यूम 1 अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, मिल जाएंगी आपको। कानपुर जाकर भी ढूंढा था मैम, आपकी बुक नहीं मिली। अच्छा कानपुर में नहीं है, चलो बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक क्यों दिखा रहा है? अब तो हो गया भैया।